नमस्कार। मैं राजीव पांडे, अमर उजाला नैनीताल से। नैनीताल में 30 अप्रैल को जो दुष्कर्म की बालिका से दुष्कर्म की घटना हुई है, उस कड़ी में हमने आपको बहुत सारी खबरों से बालिका के हेल्थ के बारे में, बालिका के घर के हालात के बारे में, इसके अलावा पुलिस की कार्रवाई और अदालत तक जाने के सारे मामले हमने बताए और हमने उस पर चर्चा भी की है। अब हम बात इस पे करने वाले हैं कि बालिका को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। बालिका को एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला कोर्ट तक पहुंचाने में दो अधिवक्ताओं ने, अधिवक्ता संजय त्रिपाठी और अधिवक्ता स्वाति परिहार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हम आज उन्हीं दोनों से चर्चा करेंगे कि कैसे उन तक मामला आया और ये मामला अब तक क्या क्या आपने फेस किया है, इस मामले में क्या क्या हुआ है, और आरोपी उस्मान जो है उस साइड से क्या कोई धमकी मिल रही है या कुछ अन्य चीज़ें भी हैं। तो इस पे हम चर्चा करेंगे और हमारे साथी, वरिष्ठ साथी जो हैं रविंद्र पांडे रवि जी, वो इनसे चर्चा करेंगे। तो आइए हम चलते हैं संजय त्रिपाठी जी के पास और स्वाति परिहार जी के पास, इसी मामले की चर्चा को लेकर आगे बात करते हैं। 30 तारीख को जो एक दुष्कर्म की घटना हुई थी, वो अपने आप में अमानवीय और बहुत एक शर्मनाक और निंदनीय जो घटना हुई थी। उसमें एक और तो घटना हुई, लेकिन दूसरी तरफ जो आरोपी, उसके रसूख की हम बात कर रहे थे, उसमें जो आदमी आगे आना भी चाह रहा था, वो कई मायनों में शायद पीछे हटा। लेकिन कुछ हमारे साथ ऐसे हैं जिन्होंने उस पीड़िता को न्याय दिलाने की इस जंग की शुरुआत करी। उसी में से एक नाम हमारे सर वकील आप संजय त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी, पहले तो आपका अमर उजाला की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और आपके इस जज्बे को सलाम कि आपने किस रूप में एक इस लड़ाई की शुरुआत की है। और आपका सवाल हम कुछ ये करना चाहते हैं कि बालिका से दुष्कर्म की जानकारी आपको कैसे मिली और पीड़ित पक्ष के लोग कैसे आप तक पहुंचे, ये जरा बताएं। 30 अप्रैल 2025 की शाम को हम कोर्ट से अपने काम नियमित रूप से काम निपटा के जब हम यहाँ से गए, तो हमारी साथी अधिवक्ता स्वाति परिहार के पास किसी महिला का फ़ोन आया कि एक नाबालिग 12 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना नदी मल्लीताल कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत घटी हुई है। इस संबंध में जो है प्रथम सूचना रिपोर्ट वो दर्ज कराने के संबंध में वो सहायता मांगना चाह रहे थे। तो इस तरीके से जब उनका फ़ोन आया तो मैं और स्वाति जो है पीड़ित परिवार के पास पहुँचे और तब उनसे बातचीत हुई। पुलिस ने आपकी किस तरीके से इसमें मदद करी इस घटना की जब सार्वजनिक है, और किस रूप में पुलिस ने जो है, क्या भूमिका रही पुलिस की? जब पीड़ित परिवार स्वाति के पास पहुंचा तो उन्होंने, वो और मैं थाने पहुंचे। थाने में पीड़िता की माँ और पीड़िता की नानी और पीड़िता स्वयं आई थी। और उसके बाद वो तहरीर लेकर हम थाने में पहुंचे। तो थाने में पहुंचे, कोतवाल एससी पंजी से बात हुई। एससी पंजी ने मामले की संवेदनशीलता को देखा और उन्होंने जो है तहरीर ली और उसके बाद उसकी पूछताछ करी। पीड़िता से भी पूछताछ, महिला कांस्टेबल या निरीक्षक जो भी उपलब्ध थी उस समय, उसने पीड़िता से पूछताछ करी। और उसके पूछताछ के बाद उन्होंने एक बहुत अच्छा इसमें जो वो लिया, उन्होंने स्टेप लिया कि उन्होंने तुरंत रिपोर्ट मिलते ही जो है उस्मान ठेकेदार को जो है बुलाने के लिए थाने से जो है दो पुलिस कर्मचारियों को भेज दिया। अच्छा, पुलिस की जहाँ तक कार्रवाई की बात करेंगे, प्रशासन का किस तरह से इन्वॉल्वमेंट रहा? क्योंकि न्याय की लड़ाई पुलिस के माध्यम से फिर अदालत तक पहुंची, लेकिन एक प्रशासनिक भी होता है, इसके स्वास्थ्य से रिलेटेड और तमाम उसकी भविष्य की सुरक्षा को लेकर पुलिस की, प्रशासन की भूमिका वगैरह। मेरे संज्ञान में ये बात आई कि पीड़िता की माँ ने बताया कि जब ये उसके साथ दुष्कर्म की घटना 12 तारीख को घटी तो उस समय वो यहाँ तो रहती नहीं है, वो संबल उत्तर प्रदेश में रहती हैं। और पीड़िता ने 12 तारीख की घटना की जानकारी जो है उन्हें नहीं दी। अपनी नानी को उसकी बड़ी बहन ने बताया। बड़ी बहन ने बताया तो उसके बाद उसकी नानी यहाँ आई, नैनीताल आई, वो भी बाहर रहती हैं।
अल्मोड़ा ज़िले में रहती हैं कहीं, वो आई यहाँ और उसके बाद उन्होंने बच्चे से मिली, बातचीत करी उन्होंने, लेकिन बच्ची डरी सहमी थी, काफ़ी डरी सहमी थी, वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। तो वो बच्चियों ने सिर्फ उन्होंने बताया कि उन्होंने ये कहा कि वो ये कह रही हैं कि हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे और हमारा जो है स्कूल से हमारा टीसी कटवा दो और हम यहाँ नहीं पढ़ना चाहते, यहाँ नहीं रहना चाहते। इतनी डरी सहमी थी दोनों बच्चियाँ। तो उसके बाद नानी ने ये करा कि 16 तारीख को अपने दोनों जो बच्चियाँ हैं वो जो यहाँ रहती थी, अकेले रहती थी रुकुट कंपाउंड में, उनका 16 तारीख को उन्होंने जो है टीसी स्थानीय स्कूल से कटवा लिया और वो उनको यहाँ से शिफ्ट करने के इतनी डरी हुई थी, मतलब ये उस्मान ठेकेदार के भय से, कि वो यहाँ से शिफ्ट होने के इसमें थी। तो उनकी एजुकेशन और इसको लेकर प्रशासनिक कुछ, हाँ, मेरे संज्ञान में ये बात आई है कि प्रशासन ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है मतलब स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी महोदय वंदना जी का भी आभार है इसमें कि उन्होंने जो है इसको प्रमुखता से लिया और बाल कल्याण समिति के समक्ष ये प्रकरण आया तो उन्होंने जो है एक अच्छे जो है छात्रावासी कॉलेज में जो है दोनों बालिकाओं का एडमिशन करवा दिया है। एक सवाल होगा सर आपसे और रहेगा, क्योंकि आप तो इस प्रोफेशन में हैं और ऐसी कई चुनौतियां आपने अपने इस दौरान वकालत के पेशे में देखी होंगी। तो ये जो हमारा मामला है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला एक में हो चुका है, तो इसको आप न्यायिक क्षेत्र में भी पहुंच गए, अब तो अदालत के माध्यम से लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि सड़कों की लड़ाई तो जहाँ तक मेरे ख्याल से उसमें विराम लगा, अपनी तरफ से वो चले, लेकिन मेन लड़ाई जो पीड़िता को न्याय की बात करेंगे वो अदालत के माध्यम से। बिल्कुल आपका कहना तो बिल्कुल अदालत सही। में आपकी जो न्यायालय के समक्ष जो आपकी मतलब वैसे इस पर आपको अब क्या चुनौती लगती है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो जब इस पीड़िता को यहाँ से न्यायालय में ले गए थे, पीड़िता के बयान की बात आई थी, तो उसका जो है पीड़िता का 164 का बयान दर्ज किया, मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद बयान दर्ज हुए और पीड़िता ने इस बात की पुष्टि की है, वह घटना की पुष्टि की है और उसके बाद उसको बाल कल्याण समिति के समक्ष जो है काउंसलिंग के लिए भी ले जाया गया था। उसने काउंसलिंग, उन्होंने बाल कल्याण समिति ने भी उसको पूर्ण सहयोग प्रदान करते हुए जो है उसकी काउंसलिंग की और स्थानीय रूप से उसे जो है उसके पीड़ित परिवार को जो है शेल्टर होम, वन स्टॉप सेंटर करके है शेल्टर होम है, वहाँ उनको संरक्षण दिया गया। जिला प्रशासन की मतलब अच्छी भूमिका रही इस पूरे प्रकरण में। तो ऐसी आपको लगता है अभी तक के सवालात जो प्रशासन की तरफ से या पुलिस की तरफ से किए गए और ये बच्ची का जो मेडिकल या तमाम उसके जो बयान है, आपको लगता है कि लड़ाई सही दिशा में जा रही है? थोड़ा सा मेरे संज्ञान में ये बात आई अभी कि 25 तारीख को पीड़िता जो है महिला अस्पताल हल्द्वानी में जो है मेडिकल परीक्षण के लिए उसकी माँ और उसकी मौसी उसको लेके गई थी। वहाँ किन्हीं कारणों से जो डॉक्टर मोनिका के पास, ये मैंने तो अखबार के माध्यम से ही जानकारी आई कि डॉक्टर मोनिका के पास उसको ले जाया गया था चिकित्सकीय परीक्षण के लिए, तो उन्होंने शायद ये कहा है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है दर्ज कराएं और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद ही मेडिकल परीक्षण होगा। अगर वो उस दिन हो जाता, 25 तारीख को अगर ये मेडिकल परीक्षण हो जाता तो इसमें काफी जो है फॉरेंसिक एविडेंस इसमें मिल सकती थी घटना के बारे में और मजबूत हो सकता था। मतलब वहाँ पर एक चूक तो हुई है, बड़ी चूक हुई है, मतलब उसका कहीं न्यायिक में से चुनौती रहेगी, लेकिन फिलहाल लगता है कि आपको उसके बावजूद भी आप लोग सही दिशा में चल रहा है केस। हाँ, वैसे तो मेडिकल परीक्षण में भी मेरे संज्ञान में ये आया है कि मेडिकल रिपोर्ट में भी थोड़ा इस बात की पुष्टि हुई है कि उसके साथ जो है दुराचार की घटना हुई है। अब हम बात करेंगे इसी कड़ी में मैडम स्वाति परिहार से। स्वाति परिहार जी को, स्वाति परिहार बोरा है पूरा नाम का। तो स्वाति परिहार बोरा जी, आप बताएंगे कि 2-3 दिन से जो इस मामले को लेकर शहर में तनाव था, आप पीड़ित के साथ खड़ी थी हर तरीके से, तो किस रूप में आपको परेशानी लगी उस बीच में? क्योंकि आज केस फाइल होके तो स्थिति स्वरूप कुछ दूसरा है, लेकिन जब केस होता है उसके बीच में जो गैपिंग रहती है, उस बीच में आपको किस तरीके से परेशानी आई या कोई धमकी वगैरह मिली या क्या माहौल था क्या आपके प्रति? कई लोगों के फ़ोन आ रहे थे जानने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या आप बच्ची के लिए कर रहे हो। कई लोग मदद करना चाह रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि वो वाकई मदद करना चाह रहे हैं कि किसी और मकसद से उनका फ़ोन करना है। दूसरी तरफ से हम चाह रहे थे कि बच्ची को से हम मिलें, उसको कुछ दे, लेकिन नाम बच्ची के पास जा पा रहे थे क्योंकि कुछ ऐसा था कि सुरक्षा कारणों से हम नहीं जा सकते थे उसके पास।
बच्ची सुरक्षित थी, लेकिन हमें मतलब मुझे जहाँ तक है मुझे बोला जा रहा था कि तुम अकेली हो, बच्चे हैं तुम्हारे भी, कैसे वो करोगी, ये लोग बाद में तुम पे कुछ अटैक कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, तुम डर नहीं रही हो, छोड़ दो इसको। नहीं, क्योंकि मेरी भी लड़कियाँ हैं, कहीं ना कहीं मैं भी इसी शहर में रहती हूँ, मैं पैदा यही हुई हूँ, पढ़ी लिखी यही हूँ, शहर में शादी हुई, तो मैं नहीं चाहती कि जो घटना घटी वो दोबारा कभी उसकी पुनरावृत्ति हो। जी, मामला ये बहुत ही संवेदनशील है। पारिवारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया रही इसमें, क्या रहा आपके परिवार से? क्योंकि मेरे परिवार से मेरे बच्चों ने काफ़ी वो किया कि मम्मा आप डरना मत, आप बहुत अच्छा कर रही हो, और वो अंकल को जरूर सजा होनी चाहिए जिन्होंने इतना गंदा काम उतनी छोटी बच्ची के साथ किया है। धन्यवाद मैडम आपका, स्वाति बोरा, और हमारे अधिवक्ता संजय त्रिपाठी जी का। और हम आशा है कि जन भावनाओं के अनुरूप जो इस लड़ाई की शुरुआत आप लोगों ने की है, वो लड़ाई अपने अंजाम तक पहुंचे और पीड़िता को भी न्याय मिले और उस दोषी को इस कदर सजा मिले कि एक नज़ीर समाज के सामने रहे, ताकि इसकी पुनरावृत्ति करने से पहले हर कोई जिला इस मामले में जिला बार एसोसिएशन की एक मांग मेरे को बड़ी सुसंगत लगती है कि जिला बार एसोसिएशन का भी इसमें धन्यवाद है कि उन्होंने भी पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री महोदय को जो है ज्ञापन प्रेषित किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का इसमें गठन किया जाए नैनीताल में, और इसकी पूरे मुकदमे की सुनवाई जो है नैनीताल में ही हो सके, क्योंकि पीड़िता के को यहाँ पर इस वातावरण में अगर ये मुकदमा कहीं अन्य न्यायालय में स्थानांतरित होता है तो उनको आने जाने वगैरह में दिक्कत होगी। सुरक्षा के कारणों से इस मुकदमे का अच्छा यह है कि इसमें कैंप कोर्ट या फास्ट ट्रैक कोर्ट नैनीताल में ही गठित हो और नैनीताल में ही इस पूरे प्रकरण की सुनवाई हो। जी हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हम भी और पीड़िता भी हमसे इतनी ज्यादा घुल मिल गई है कि वो हमारे अलावा अब किसी पे विश्वास नहीं कर पा रही है। तो ये लड़ाई जो है हम दोनों ही आगे लड़ना चाहेंगे और उसको न्याय दिलाना चाहेंगे। जी, बहुत ठीक कहा आपने। हम भी क्योंकि इस घटना को शुरू से ही देख रहे हैं, तो जो हमारे अधिवक्ता त्रिपाठी जी ने बताया, वास्तव में उस दिन जब जिस दिन ये मामला वहाँ पहुँचा था कोतवाली में, उसके ठीक दूसरे दिन आपके जिला बार एसोसिएशन की तरफ से एक भव्य यहाँ अपना जुलूस अपने उसमें निकाला गया सभा के बाद, और इसकी पैनल की घोषणा भी करी गई और फास्ट ट्रैक के लिए भी कहा, कोर्ट की पैनल भी उनकी तरफ से गठित हो गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी जहाँ तक है शासन और प्रशासन इस तरफ से और मुख्यमंत्री के माध्यम से ये बात वहाँ तक पहुँचती है, और सभी जो है आमजन की भावनाओं के अनुरूप सभी आशा करते हैं कि ये सही दिशा में जाए और पीड़ित के सामने। एक इसमें महत्वपूर्ण बात रवि जी ये है कि इस पूरे प्रकरण में को अगर देखें कि ये घटना घटी क्यों, अगर घटी क्यों, इसके पृष्ठभूमि में अगर आदमी जाए तो जहाँ तक ये है कि ये दो बच्चियाँ जो है एक 15 साल की है और एक 12-13 साल की बेटी है, दोनों छोटी बेटियाँ यहाँ अकेली रहती थी। उसके उनकी बगल में उनके बुआ रहती थी, लेकिन उनका खाना पीना जो है अपना अलग चलता था, कमरे में एक साथ रहती थी। तो उसमें ये क्या है कि इसके पास थोड़ा परिवार आर्थिक रूप से निर्धन है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए और इसके पास उस्मान ठेकेदार जो आरोपी है इसमें, उसके पास एक पर्याप्त अवसर भी है, मतलब उसके कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जैसे बच्चे की 50 रुपए देके या 200 रुपए देके, जो उसने मतलब उस दिन भी उसने एक पैसे का एक छोटा सा लालच दिया, उसे 200 रुपए का लालच दिया, और उसको विश्वास न देके वो जो है 200 रुपए के लालच में उसके साथ जो है दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, और उसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए इस प्रकरण में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।